अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चंद अहम नुकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल खामोश है। दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक भी जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में मौजूद नहीं। क्या नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए या फिर इन जमातों में तकसीम किया जाए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तक महदूद था, जबकि तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए केस ही नहीं था। इसके अलावा दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की भी इस्तदा की गई है। इससे कबल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया है इसमें कानूनी सुकम है जिसके खिलाफ हुकूमत ने नजरसानी दायर करने का फैसला किया है। अपनी इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने पीटीआई पर बहैसियत जमात पाबंदी लगाने का भी ऐलान किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पीटीआई के खिलाफ इतने शवाहिद मौजूद हैं कि इस पर पाबंदी की काबीना से मंजूरी लेकर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। जी, जहां एक जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात पीटीआई पर पाबंदी की बात कर रहे हैं, वहीं उन्होंने बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आइन को तोड़ने और आइन चिकनी करने पर तीनों अफराद के खिलाफ हुकूमत की जानिब से आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर करने का भी ऐलान किया है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का ये भी कहना था कि नो मोर, बस अब बहुत हो गया। इस मुल्क के साथ अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और आगे बढ़कर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होना है तो पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। इस मुल्क की मईशत ने अगर आगे चलना है, इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को अगर रोजगार के मौके मिलने हैं, इस मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमती इकदाम शदीद बौखलाहट का मजहर है। इन फैसलों से हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है? क्या ऐसे फैसले लेने से हुकूमत की गिरती साख मजीद मुतासर नहीं होगी? क्या हुकूमती इकदाम से जमहूरियत मजीद कमजोर नहीं होगी? और क्या पीटीआई पर पाबंदी लगाने से जमात या उसका नजरिया खत्म हो जाएगा? ये कुछ सवालात हैं, इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे मामले को कैसे देख रही है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर है नेशनल असेंबली के, माहिर कानून भी हैं, लतीफ़ खान खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए आपने प्रोग्राम में आज टाइम दिया। बड़ा ही आज एक हैपनिंग दिन कह लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसके अंदर जो कुछ कहा गया तो बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं। कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके उन इशूज़ के ऊपर बात कर लें। सबसे पहले तो सर एक इनिशियल रिएक्शन होता है ना कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी तो आपका क्या इनिशियल रिएक्शन था? आपके ख्याल में एक डेस्परेट मूव के तौर पर आप इसको देख रहे हैं जो कि बहुत से लोग अब इसको लेबल कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि कोई मेथड इस मैडनेस के अंदर कैलकुलेट किया है गवर्नमेंट ने तो ये ऐलानात किए गए हैं? नहीं, ये आउट ऑफ शेयर अटर फ्रस्ट्रेशन, ये तो यानी इंतहा है उनकी सरासीमगी का आलम है। मैं समझता हूँ कि इतना ये गैर संजीदा और इतना मुल्क दुश्मन ये अमल है जो उन्होंने किया है कि इसका रिएक्शन आप देखेंगे दिस विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ये सोचा है कि मुल्क का इससे क्या होगा, कितना ये दिवालियापन की तरफ हम मुल्क को लेके जा रहे हैं और कितना हम जो है अफरा तफरी में और मजीद बढ़ा रहे हैं और कितना जो है आवाम की मुश्किलें और तकालीफ में इजाफा कर रहे हैं। और
हम ओवरसीज 1 करोड़ पाकिस्तानियों को जिस तरह हमने धुतकारा है, जो पाकिस्तान के मौसन भी हैं और पाकिस्तान का सारा आपका फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत जो है, मैं समझता हूँ हमसे ज्यादा वो मोहब्बत है। लेकिन खोसा साहब, गवर्नमेंट को शिकायत है ना, वो ये कहते हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो फिर करारदादे लाने के लिए लॉबी भी करते हैं। वो कहते हैं वो करारदादे पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत है, उसके अंदर भी इनका हिस्सा होता है। तो आज तारिक साहब की बॉटम लाइन थी ना सारी गुफ्तगू की, वो ये थी कि वो उन्होंने कहा जी कि अब नो मोर, हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। देखिए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि शरीफ फैमिली और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। जब से शरीफ फैमिली पाकिस्तान की सियासत में आई है, ये ज़ियाउल हक की कूक से जन्म लेने वाले, इन्होंने जो धरती माँ को जिस तरह से लूटा है, 3 मरतबा इन्होंने लूटने के बाद जो है 4थी मरतबा ये गिद्धों की तरह अब जो ढांचा बचा पड़ा है पाकिस्तान का, उसको भी नोच रहे हैं गिद्धों की तरह। और इनके पार्कलैंड व्यू के फ्लैट्स देख लें, इनके जो है पानामा लीक्स के जो है वो इंकशाफात देख लें, इनका ब्रॉडशीट की कंपनी ने जो इनकी एसेट्स अनअर्थ किए हैं पाकिस्तान के ईमा पर, फिर इनकी जो ऑफशोर कंपनीज को देखें, नेल्सन है, न्यास्कोल है, फिर इनकी जो है वन हाइड पार्क पैलेस जो हसन नवाज की 50 अरब रुपए की, फिर इनके जो है दुबई के जो है टावर्स देख लें, और लिमोज की एक पूरा दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां, इनके कारोबार बाहर है। ये तो पाकिस्तान के लिए शरीफ फैमिली का वजूद ही पाकिस्तान के लिए एक खतरे का बायस है। और ये जो मर्जी कह ले, लेकिन देखें बड़ी जुल्म है। अच्छा, जो बात आप कर रहे हैं ना सर, ये तो वही हो गया ना कि ये करप्शन की एलिगेशंस हैं, जिसके ऊपर बहुत से उनके लोग जो हमायती हैं वो ये कहते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो टाइम इन एंड आउट हमारे खिलाफ उठाए गए, साबित ही कुछ नहीं हो सका। तो फिर ये किस तरह के इल्जामात हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, वो आप पर ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने, कासिम सूरी ने और डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन तोड़ा है पाकिस्तान का, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की उस पूरी मूव को कर्टेल या सबोटाज करने की कोशिश की गई, तो वो कहते हैं ये तो आइन शिकनी हुई है, तो आर्टिकल 6 तो इसलिए लगेगा। आइन शिकनी तो इन्होंने की है। देखिए, जुल्म खुदा का, ये जो 13 जजेस बैठे जो अपना मखसूस नशिस्तों के मुकदमात जिन्होंने इतनी ज्यादा लंबी तवालत और स्ट्रीमलाइन किया गया, लाइव जो है आपने देखा, और कौन सा इन्होंने जो है कोशिश और वो नहीं की है, अटॉर्नी जनरल से लेकर, और इन्होंने प्राइवेट वकील रेख कर और क्या कुछ नहीं किया है, और सारे जो है गवर्नमेंट से इन्होंने जो अपीलें करवाई। आप देखें जरा कि उसमें क्या हुआ, और उसमें 11 जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात थी, एक जमात है और एक जमात रहेगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको आजाद, इनके उम्मीदवारों को करके जो शिराजा बखेर कर फेंक दिया, ये हमारे उस फैसले की जो इन्होंने सिंबल के बारे में दिया था उसकी भी इन्होंने जो है गलत तशरीह की, और आइन की भी इन्होंने तज़हीक करते हुए इन्होंने रियासत को नुकसान पहुंचाया। ये फतवा 11 जजेस ने दिया है। सो गद्दारी किसने की है, आइन शिकनी किसने की है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। कुछ देर के लिए और उसके सहूलतकार कौन है, बेनिफिशरीज कौन है, ये बेनिफिशरीज नवाज फैमिली है। अच्छा सर, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को साइड पे रख के, इररिस्पेक्टिव कि आप इस वक्त पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक सीनियर कानूनदान है इस मुल्क के, थोड़ा सा सर मुझे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि आर्टिकल 6 सर, जाहिर है कोई भी कानून इन आइसोलेशन तो नहीं होता, उसके कोई प्री रिक्विजिट्स होते हैं। हमारे मुल्क में आपको नहीं लगता कि मजाक बना दिया गया है, ये कह करके जो भी कोई बात होती है आर्टिकल 6 लगा दें? और इसकी मिसाल मैं आपको आपकी जमात से दे देती हूँ कि इमरान खान साहब ने भी इस फैसले के बाद कहा जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। जब अदालत ये कह चुकी है कि फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत हुई है, तो कानून की इंटरप्रिटेशन गलत करना आइन शिकनी तो नहीं हो सकती ना? तो हम भी, आप भी जब जरूरत पड़ती है मुतालबा करते हैं। आज हुकूमत को सूट किया, उन्होंने मुतालबा कर दिया। नहीं, देखें बात ये नहीं है, एक आईनी इदारा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 4 उसके जो है मेंबर्स हैं। ये अगर जो इनका काम ही शफाफ इलेक्शंस करवाना है,
और अगर ये इलेक्शंस जो शफाफ करने की बजाय एक जमात को ये बाहर रखने की कोशिश में और गलत आइन के ऊपर भी जो है सबवर्शन करते हैं, सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 6 जरा देख लें। और फिर सिर्फ यही नहीं है बल्कि फॉर्म 47 के जरिए हारे हुए को जिता के और 100 हमारा मेंबर जो है इन्होंने 100 को ओवरटर्न कर दिया, जीते हुए को हरा दिया, नवाज शरीफ को जिता दिया, शहबाज शरीफ को जिता दिया, ख्वाजा आसिफ को जिता दिया, मरियम को जिता दिया। और जिनकी 17 सीटें थी सिर्फ 17 सीटें थी मुस्लिम लीग, अब वो 105 पे आए हुए हैं, ये मखसूस नशिस्तें मिला के। हम तो 126 पे रहे ना आज भी, अगर वो फॉर्म 47 वाले ना भी गिने। तो मुझे बताएं कि फिर गासिब कौन है और किसने जो है कब्जा इस मुल्क पर कर लिया है और जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है आर्टिकल 7 में और आर्टिकल 5 में, जिनका हक है हुक्मरानी का, उनकी बजाय जो हारे हुए हैं उनको मुसल्लत कर देना सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का शाखसाना है। और क्या सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है? आप मुल्क पर कब्जा कर लें तो और इससे ज्यादा सबवर्शन क्या हो सकती है? इसके अंदर जो काउंटर आर्गुमेंट है मैं वो आपके सामने रख देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे कोई है नहीं है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो आई जस्ट पुट द क्वेश्चन फॉरवर्ड। वो ये कहते हैं कि कासिम सूरी साहब ने एज डिप्टी स्पीकर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले मोशन को रोका तो तब भी तो आइन को सबवर्ट किया ना, क्योंकि आइन में लिखा गया एक तरीकाकार है, मोशन मूव होने के बाद किस तरीके से उसको रोका जा सकता था, वो भी सबवर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसकी जरा जवाब सुन लें। ये एक तो बात आपने जो पहले की थी बिल्कुल मुत्तफिक हूं मैं कि स्पीकर की एक डिसीजन है, वो गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है, उस पर सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगती एक बात, और उसको चैलेंज भी कहीं नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आ जाइए, ये तो सूरी का बात सही साबित हो गई, जब साइफर में बरी कर दिया तो ये वो तो फिर पहले बरीयत को तो चैलेंज करे। उन्होंने कह दिया कि इमरान खान ने की हुकूमत को जो हटाया गया, ये जो उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उसने कोई ऐसा जो है आइन और कानून के या अवाम दुश्मन या मुल्क दुश्मन कोई ऐसा अमल नहीं किया, इसलिए उसको बरी किया बाइज्जत। देखें ये बड़ी बदकिस्मत है, हमारा कोई गैरतमंद जब कायद आता है तो हम उसको मुनहदम करने की कोशिश करते हैं। यही हमने भुट्टो के साथ किया। जब भुट्टो को अमेरिका ने, हेनरी किसिंगर ने धमकी दी कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, हमने ना तो हेनरी किसिंगर को ना ही अमेरिका को कुछ कहा, हमने भुट्टो को लहद में उतार दिया फांसी देकर। और आप अंदाजा करें कि 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो तो गुलाम अदलिया थी जिन्होंने वो उसको फांसी दे दी, गलत उसको सजा दी है और मिस ट्रायल है और जो है इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। अब अगर इमरान खान ने ये कहा कि डोनाल्ड लू जो उससे हेनरी किसिंगर से बहुत नीचे का है, असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एशियन अफेयर्स का है, और वो अगर हमारे असद मजीद एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान को आप अगर निकालोगे तो आपको अमेरिका माफ कर देगा वरना आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, और उसकी कंप्लायंस में इन्होंने नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा दिया, चले हटा दिया, फिर उसने लंदन प्लान के तहत इमरान को अंदर कर दिया। लेकिन सर एट दैट टाइम तो इट वाज येट टू बी डिसाइडेड ना, एट दैट टाइम तो इट हैड टू बी सीन ना कि साइफर का तो डिसीजन जो भी मामला है वो अब आए। लेकिन इसके अंदर एक सवाल जरूर कि सर आपने कहा जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी उसको बाद में ओवर रूल तो किया गया ना, ओवरटर्न तो किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अगर आप उस डिसीजन को भी देखें तो उसके अंदर ये जुमला बार बार ये लफ्ज लिखे गए कि कॉन्ट्रडिक्टरी है टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा कासिम सूरी साहब ने। देखें जब 14 मई का इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर हुक्म दिया था, उसको किसने हवा में बखेरा, कंप्लायंस क्यों नहीं की? उसकी कंप्लायंस क्या डिफायंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? बिल्कुल बड़े वादे तौर पे लिखा गया। इन्होंने इलेक्शंस करवाए शरीफों ने। कमाल है यार। देखें सूरी का फैसला सही था, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है एक फैसला दे दिया, नो कॉन्फिडेंस हो गया, हमने गुलामी की डोनाल्ड लू और अमेरिका की,
हमने प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, लंदन प्लान की हमने ताबेदारी की, हमने जो है इमरान खान को अंदर कर दिया, आज तक अंदर है। हमने उनकी जो है ख्वाहिशात की, उमंगों की एक सजा याफ्ता साबका वजीर आजम नवाज शरीफ को हमने रेड कारपेट दे के, जबकि गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना फर्ज था एम्बेसडर का और अडियाला जेल में पहुंचाना था, हमने रेड कारपेट दे के उसको जो है लंदन से एम्बेसडर ने बिठाया। हाँ। और यहाँ हमारी जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन इंतजार कर रही थी, चल के उसके पास जो है एयरपोर्ट पर जाती है, और फिर हमने कानून साजी उसके मर्जी के मुताबिक करके सारे केसेस उसके खत्म करके उसको जो है दूध का दूल्हा बना दिया। ये शरीफ फैमिली जो है ये इस लायक है कि इनको हाई ट्रीजन में भी अंदर होना चाहिए, और पाकिस्तान और शरीफ फैमिली लेनी है। ब्रेक से वापस आकर कुछ इस पर बात करेंगे कि ऐलान तो कर दिया है हुकूमत ने कि आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर भी और खास तौर पर जो पार्टी को बैन करने वाली बात है उसके ऊपर भी अभी तक कोई हिमायत किसी पोलिटिकल पार्टी से जो कि उनके साथ भी है हुकूमत के अंदर बज़ाहिर नजर नहीं आ रही है। तो ये कितना इंप्लीमेंटेबल है, एक तो ये भी सवाल है, इस पर बात करेंगे। पार्टी को बैन करना भी एक और इशू है, उस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे।